हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले इस स्टोरी लाइन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाने के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ये स्टोरी टेलिंग बेटर होती रहेगी। तो चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिया युआन और मू फेंग ट्रायल के रिजल्ट देखने के लिए निकल गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये ट्रायल एक पॉइंट सिस्टम पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि आप में से हर किसी को अपना टोकन मिल चुका होगा। टोकन पर जो नंबर है वही आपका इनिशियल डेटा दर्शाता है। इस ट्रायल में अंत में जिसके पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे वही विनर होगा, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा। बूढ़े की आवाज आते ही स्क्वायर में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने टोकन्स निकाल लिए। ध्यान से देखने पे हर टोकन पे अलग अलग लेवल की सिल्वर लाइंस बनी थी। एक सिल्वर लाइन मतलब फर्स्ट क्लास टैलेंट का न्यूकमर, और टोकन पे एक छोटा नंबर 10, यानी शुरुआत में फर्स्ट क्लास टैलेंट वाले रूकीज को 10 पॉइंट दिए गए थे। सेकंड क्लास टैलेंट रूकीज के टोकन पे 2 सिल्वर लाइंस और 20 पॉइंट्स। थर्ड क्लास के टोकन पे 3 सिल्वर लाइंस पॉइंट्स 40। फोर्थ क्लास के टोकन पे 4 सिल्वर लाइंस पॉइंट्स 80। फिफ्थ क्लास के टोकन पे 5 सिल्वर लाइंस पॉइंट्स 160। फिर सिया युआन ने भी अपने हाथ में पकड़े ब्रॉन्ज टोकन को देखा और पाया कि उस पर लिखा नंबर था 200। ये यूरो, सिया युआन और मू फेंग ने एक दूसरे को देखा। साफ था उनके नंबर्स गलत थे। क्या तुम्हारे भी गलत हैं? मू फेंग बोला। सिया युआन ने उन्हें चुप कराया। जाहिर था टॉप 3 होने की वजह से उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे और ये बात जाहिर नहीं होनी चाहिए थी। इस ट्रायल का लोकेशन है इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के 3 फ्लोर्स हैं। पहले फ्लोर पे सिंपल मॉन्स्टर्स और कुछ साधारण जीव हैं। दूसरे फ्लोर में थोड़े पावरफुल एग्जिस्टेंस हैं। लेकिन जहाँ तक तीसरे फ्लोर की बात है वहाँ मत ही जाना, वो जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी है। बूढ़े ने कहा। इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट कहते हैं कि ये यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट जुआन सेंटियान और घोस्ट वर्ल्ड की लड़ाई के बाद बची हुई जगह है। पूरा इलाका यिन विंड से भरा है और अनगिनत घोस्ट और मॉन्स्टर्स यहाँ पे भटकते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। मू फेंग बोला। ओह, सिया युआन ने हल्के से जवाब दिया। घोस्ट रेल्म और जुआन सेंटियान की लड़ाई से बची जगह है, मतलब निश्चित ही वहाँ कुछ कीमती ट्रेजर्स होंगे। यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट में अनगिनत पावरफुल मैजिकल बीस्ट छिपे हैं। ये हमारे जुआन सेंटियान के 9 ग्रेट मॉन्स्टर जोन्स में से एक है। कॉर्प्स फॉरेस्ट बेहद मिस्टीरियस है। वहाँ मॉन्स्टर्स और घोस्ट के अलावा कई रहस्य और छिपी हुई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इस बार तुम सबको एक एक करके अलग भेजा जाएगा। हर टीम में 3 लोग होंगे और ट्रायल पूरा 1 महीने चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि सिलेक्शन के बाद तुम सब में उन्नति होगी और जुआन सेंटियान के कई सेक्ट्स में एडवांस लेवल फाइटिंग स्किल सीख सकोगे। लेकिन याद रखना, ये सिलेक्शन खतरनाक भी है। सावधान रहना। मैं तुम्हें विजयी वापसी की शुभकामनाएं देता हूँ। इस ट्रायल में पॉइंट्स मॉन्स्टर डिफीट करने या मेडिसिनल मटेरियल्स इकट्ठा करने से मिलेंगे, और पॉइंट्स पाने का एक तरीका और है, वो है आपस में लड़ाई करना। लेकिन अगर शक्ति कम है तो यह बहुत मूर्खता भरा कदम होगा, बूढ़े ने कहा। सभी न्यूकमर्स के चेहरे पे हल्की हल्की उत्तेजना थी। अगर सीधे किसी से पॉइंट से छीने जा सके तो यह सबसे तेज तरीका था। अगर तुम्हारी जान खतरे में पड़े तो टोकन को क्रश कर देना, तुरंत वापस भेज दिए जाओगे। लेकिन टोकन क्रश करते ही सिलेक्शन से तुम्हारी एलिजिबिलिटी खत्म, बूढ़े ने आगे कहा। सब समझ गए थे अगर जान पे बना है तभी किसी को टोकन क्रश करना था। यह उनका सुपर सेक्ट में शामिल होने का अंतिम मौका था। इस सिलेक्शन में सारे बेसिस के लोग एक साथ हिस्सा लेंगे, यानी तुम सबके अलावा ये 10,000 लोगों की लड़ाई है, और उनमें से सिर्फ टॉप 100 स्कोर्स वाले ही 9 सुपर सेक्ट्स में प्रवेश पा सकेंगे। बाकियों को तभी मौका मिलेगा अगर कोई एल्डर उन्हें पसंद कर ले। और टॉप 10 रिवार्ड्स में किसी भी सेक्ट को फ्रीली चुनने के साथ एक डोवडी पिल भी मिलेगी, जिसे पिल वैली के वैली मास्टर ने रिफाइन किया है। ऊपर की इमारत पर बैठे बूढ़े ने आलस भरे स्वर में कहा। डोवडी पिल? स्क्वायर के लोग पागल हो उठे। ये पिल बेहद अद्भुत मानी जाती है। लीजेंड्स के अनुसार एक महान मास्टर ने इसे काउंटलेस बार फेल होने के बाद तैयार किया था। इस पिल का सबसे बड़ा असर यूजर की स्ट्रेंथ सीधे एक लेवल बढ़ा देता है। हालांकि इसे एक इंसान सिर्फ एक बार ले सकता है। दूसरी बार लेने पे बॉडी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, लेकिन फिर भी इस डोवडी पिल की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। सिया युआन खुद सोच रहा था, क्या ये वाकई डोवडी पिल है? ये एम्परर रैंक की 2nd ग्रेड पिल है। मैं अभी इसे नहीं बना सकता और ना ही इसकी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। फिर भी वो मायूस नहीं था। उसकी सोल पावर अभी अभी कई बार बढ़ चुकी थी और फिलहाल सैचुरेशन पे थी। स्क्वायर के लोग डोवडी पिल की खबर से फट पड़े और इस ट्रायल का पहला स्थान चाहे वो किसी भी सेक्ट में
जाए उसे मिलेगा ज्वानलिंग रॉयल फैमिली का रॉयल पॉन्ड। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कहते हैं ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के इतने शक्तिशाली होने का कारण यही रॉयल पॉन्ड है। कहते हैं कि ये कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा देता है। मो फेंग बोला, सच है या नहीं ये कहना मुश्किल है। रॉयल पॉन्ड। शाओयुआन के भीतर ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। पहली बार मेरी यान यू से मुलाकात भी उसी इंपीरियल पॉन्ड में हुई थी। सोचता हूँ इस बार वो कहाँ सो रहा होगा। यान यू। शाओयुआन की आंखें चमक उठी। ये नाम निश्चित ही उस होली फ्लेम का नाम था। पहला स्थान मुझे किसी भी कीमत पे पाना है। कोई भी रास्ते में आए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। 3 दिन बाद स्क्वायर में एकत्रित होना। बूढ़े आदमी की अंतिम बातें हवा में गूंजी और वो गायब हो गया। 3 दिन बाद ट्रायल शुरू होना था। चलो यहाँ कुछ याद रखने लायक नहीं, ही वेंजिया बोली और चली गई। हम भी चलें? सोंग चैंग बोला। सब लोग टीमें बनाने लगे और तभी मो फेंग उत्साह से बोला, शाओयुआन, एल्डर ने कहा है कि टीम 3 लोगों की होगी, तो क्यों ना हम 3 टॉप 3 एक टीम बनाए। टॉप 3 की एक टीम, ये तो खलबली मचा देगी। मो फेंग हंसा। ठीक है। शाओयुआन भी मुस्कुराया। मो फेंग टॉप 3 में था और उसकी यिन यांग बागुआ टेक्निक बेहद उपयोगी थी। ठीक है, तय रहा। मो फेंग बोला। स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं सिर्फ अर्ली 4 स्टार डोवडी हूँ, लेकिन घोस्ट की डीलिंग की बात आए तो मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं। शाओयुआन हंस पड़ा। वो तो बस इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट के बारे में सोच रहा था। चलो 3 दिन जल्दी ही बीत जाएंगे। तीनों हंसते बोलते अपनी रेजिडेंस की ओर निकल गए। एक शांत कमरे में होंगे चाय पी रही थी। रिपोर्ट सेट मास्टर। बाहर से आवाज आई, अंदर आओ। काले चोगे में ढका एक आदमी अंदर आया। ट्रायल का अनाउंसमेंट तय समय पे हो गया है। 3 दिन बाद शुरू होगा। ओह, उन्होंने ट्रायल कैंसिल नहीं किया। ये लोग सोच क्या रहे हैं? ठीक है, जाओ। सैकड़ों लोग गायब हुए। ट्रायल कैंसिल होना चाहिए था। वू जियांग, आखिर तू प्लानिंग क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? होंगे की आंखें अचानक तेज हो उठी और वो कमरे से निकल गई। सीक्रेट पासेज। वू जियांग और हुडू एक अंधेरी सुरंग में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये क्या जगह है? हुडू फुसफुसाया। ये शायद वही जगह है जहाँ न्यूकमर्स गायब हुए, पर कुछ गड़बड़ लग रही है। वू जियांग बोला। सावधान। हुडू अचानक चीखा और पीछे की तरफ पंजा फेंका। एक काला साया गैस बनके छिटक गया। वू जियांग चौंक गया। यहाँ के घोस्ट पहले वाले घोस्ट से अलग हैं। सुरंग में हर तरफ घोस्ट ओरा भरा हुआ था और इन दोनों को कभी घोस्ट ओरा को लेके गलतफहमी नहीं हुई थी। धीरे धीरे चलते हुए दोनों एक विशाल स्टोन रूम तक पहुंचे। अंदर उनके सामने एक कोल्ड पूल चमक रहा था। कोल्ड पूल के पास 2 पावरफुल घोस्ट एग्जिस्टेंस थे, युक्वान घोस्ट और चीमी घोस्ट। उनमें से एक कोल्ड पूल की ब्लैक एनर्जी को लगातार खींच रहा था और उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। डैम, ये घोस्ट बीस्ट। हुडू बड़बड़ाया। वो जियांग और हुडू को हल्की सी ह्यूमन और अभी महसूस हुई, जो सारी कोल्ड पूल में जमा हुए खून की तरह लाल लिक्विड से आ रहा था। ब्लैक गैस उठती और घोस्ट के शरीर में समा जाती। डैम, ये राक्षस, इतनी सारी जाने। हुडू दर्द में बोला। सिचुएशन बहुत गंभीर है, हमें प्लान बनाकर काम करना होगा। चलो। पर तभी जब आ ही गए हो तो अब यहीं रुको। कोल्ड पूल के भीतर से एक अजीब आवाज गूंजी। 6 स्टार डोवडी और 5 स्टार डोवडी। आवाज ने स्टोन रूम को ठंडा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? होंगे भी कोल्ड पूल में प्रकट हुई और उसने हुडू और वू जियांग को बेहोश होते देखा। वो वू जियांग की ताकत से बहुत परिचित थी। अगर वो अकेले लड़े तो वो निश्चित रूप से उसका अपोनेंट नहीं बन सकती थी। आखिरकार कहा जाता है कि वू जियांग फैंजियान पैवेलियन का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। वो भी हैरान हो गई। वो पहले ही सब कुछ जान चुके हैं, तो जैसे ही ट्रायल शुरू होंगे सब बेकार हो जाएगा। तुम जानती हो क्या करना है ना? युक्वान ने भी कहा। युक्वान ने उम्मीद नहीं की थी कि ये 6 स्टार डोवडी का पावर हाउस इतना कमजोर निकलेगा। पूल में मौजूद पावर ने कुछ ही बार अटैक किया और उसे पकड़ लिया। इस ह्यूमन से निपटना इतना कठिन नहीं था। हाँ, हालांकि होंगोई एक औरत थी पर नरम दिल की नहीं थी, इसलिए उसने सहमति दे दी और उसके मन में एक योजना भी थी। भले ही वो इन घोस्ट वर्ल्ड क्रिएचर्स से डरती हो, लेकिन अपनी ही मर्जी से सहयोग करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। और होंगए के लिए यह मायने नहीं रखता था कि कितनी जाने जाएं, बस अगर वो अपने लवर को बचा सके तो बाकी सब छोटा था। होंगए के मन में योजना थी। वो जल्दी से हैंची छोड़ के उस जगह की ओर चली जहाँ वू जियांग रहता था। वू जियांग और हुडू जो बेहोश थे अचानक अपनी भुआएं उठाए जैसे एक दूसरे को संदेश भेज रहे हो और फिर से बेहोश हो गए। 3 दिन तेजी से बीत गए। उस दिन हमेशा की तरह हजारों लोग अर्ली ही स्क्वायर में इकट्ठा हो गए। स्क्वायर के सबसे पास एक कमरे में। क्या वू जियांग नहीं मिल रहा? उसी टाल बिल्डिंग पे ट्रायल्स अनाउंस करने वाला बूढ़ा गुस्से में बोला। उस बूढ़े का नाम
मू जिंग था और वो भी वू जियांग की तरह 6 स्टार डोवडी था। वू जियांग वहाँ का जनरल मैनेजर था। मू जिंग अधिकतर सुपरवाइजर जैसा काम करता था। एल्डर मू, मैंने पूरे इलाके में ढूंढा पर वू जियांग का कोई पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा अच्छा आदमी अचानक गायब हो जाए? वू जियांग हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए जिम्मेदार था। अगर वो नहीं मिला तो इस पॉइंट ट्रायल को बेवजह शुरू नहीं किया जा सकता। आखिर इतने सारे लोग पहले ही गायब हो चुके थे, अब वू जियांग भी गायब है तो समस्या बहुत बड़ी थी। ऐसा है तो लगता है ट्रायल्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा, बूले ने कहा। तभी एक ठहाके के साथ दरवाजे पे नॉक हुआ। सैन यू धीरे से दरवाजा खोलकर चकित हो गया। प्रेसिडेंट वू? सैन यू ने आश्चर्य से कहा। क्या हुआ? आज तो ट्रायल शुरू हो रहे हैं ना? वू जियांग ने पूछा। तुम कहाँ थे? किसी ने पूछा। मैं गया था गायब होने वाले लोगों की जांच करने, पर कोई परिणाम मिला नहीं, वू जियांग ने कहा। छोड़ो, इस मामले को जल्दी में नहीं निपटाया जा सकता, पहले इन न्यूकमर्स को सिलेक्शन पे ले चलो, मू जिंग ने कहा और वू जियांग उसके पीछे पीछे चला गया। स्क्वायर में लाइवली सीन बन गया। तीनों फिर से साथ आ गए। मू जिंग और वू जियांग के आने से पहले से ही गर्म स्क्वायर और भी जीवंत हो गया। सियावियन ने अपनी पीपल्स सकोड़ ली। किसी वजह से वू जियांग का ऑरा थोड़ा अजीब लग रहा था। सब चुप रहे, अब मैं आपको ट्रायल्स वाले स्थान इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट तक ले जाऊंगा। फिर स्क्वायर में एक विशाल पासेज प्रकट हुआ। स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे। जिसने भी आंखें खोलकर देखा वो तुरंत पहचान गया। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन एरे था जिसकी कीमत बहुत अधिक होती थी। जवान सेंटियन जैसे सुपर सेक्स को छोड़ के आसपास की 7 मेजर सिटीज में ऐसी चीजें नहीं होती थी। पहले 5th लेवल टैलेंट रुक जाएंगे, फिर 4th लेवल, और यही साइकिल रिपीट होगा, मू जिंग ने कहा। चलो, सियायुन ने अपनी टीम से कहा। चलो, यूरू और मू फेंग ने भी धीरे से कहा। अब गिरावट नहीं होने देंगे। ही वेंजे और बाकी 6 भी सामने आए और टेलीपोर्टेशन एरे में दाखिल हुए। जैसे ही 9 5th ग्रेड टैलेंटेड न्यूकमर्स टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में आए, मू जिंग ने लड़ने की भावना दिखाई और उन 9 लोगों के नीचे से एक व्हाइट लाइट फूट पड़ी। कुछ ही पलों में सीन तेजी से बदल गया। ये होंग सैन के 5th क्लास टैलेंटेड न्यूकमर्स हैं, दिखने में ठीक ठाक हैं। एक मिड एज आदमी मुस्कुराया और उन 9 लोगों की ओर बढ़ा। आप कौन है सर? उनमें से किसी ने पूछा। सियावियन सबसे आगे था। फिक्र मत करो, मैं इन ट्रायल्स का इंचार्ज हूँ, मेरा नाम चिंग यू है। वो आदमी हंसा। चलो, मैं तुम्हें इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट के एंट्रेंस तक ले जाऊंगा। थोड़ी देर चलते हुए चिंग यू बोला। इसके आगे फॉरेस्ट है, सभी अंदर चलो। यिन यांग डेमन सीलिंग फॉर्मेशन फॉरेस्ट के चारों ओर सेट है, इसलिए तुम बाई फोर्स से अंदर नहीं घुस सकते। केवल फॉरेस्ट के एंट्रेंस से प्रवेश करना होगा। और फिर वो धीरे से नीचे उतर के फॉरेस्ट के एंट्रेंस के पास पहुंचा। हल्का सा अपनी हथेली थपथपाई और सामने एक व्हाइट लाइट का डोर जगमगा उठा। सियावियन और मू फेंग चिंग यू के पास आए और कोर्स फॉरेस्ट की दहलीज नजदीक से देखने लगे। इसी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से अभी निकले थे और कुछ ब्रेथ्स में ही रेड माउंटेन स्क्वायर के ऊपर से इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की रिसेप्शन पे पहुंच गए थे। और दोनों ने महसूस किया कि हालांकि वो अभी फॉरेस्ट में नहीं घुसे थे, पर ग्लोमी विंड और अजीब ओरा पहले से ही बहुत भारी था। पास खड़ी जो चिंग ने भी थोड़ी भौहें चढ़ाई। पहली बार ऐसे स्थान पे आने से वो थोड़ी डरी हुई थी। ही वेंजे का चेहरा फायरी था, उसके वार लाइक स्वभाव से मेल खाता हुआ। बाकी 4 लोगों में अलग अलग लेवल पे कोई डर नहीं था। चिंता मत करो, इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट स्कैरी है, पर तुम्हारे हाथ में जो टोकन है वो क्राइसिस में तुम्हें बचा सकता है। बस संकट में टोकन क्रश कर देना, चिंग यू ने धीरे से कहा। अब जब तुम अंदर जाओगे, फर्स्ट फ्लोर में 2 पाथ्स हैं, लेफ्ट और राइट। तुम तीनों टीम्स अपनी मर्जी से चुन सकते हो। थोड़ी दूर निकलो तो फिर और परेशानी आएगी और तब तुम अपनी राह चुनोगे। किन चीजों से पॉइंट्स बढ़ेंगे या क्या मिलेगा, ये सब तुम्हारे लक और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। पर मैं एक बात कह सकता हूँ, कुल 3 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर में कुछ पावरफुल बीइंग्स हैं। हर फ्लोर के मॉन्स्टर्स और घोस्ट अलग अलग हैं। 1 महीने में तुम्हारे हाथ के पॉइंट्स तुम्हारी फाइनल रैंकिंग तय करेंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम यहाँ सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस से मिलते हो, सिल्वर मून सीरियस, तो संकोच मत करना, तुरंत टोकन क्रश कर देना, वरना तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे, चिंग यू ने गंभीरता से कहा। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, ये सिल्वर मून हेवनली वोल्फ 3रे फ्लोर की गहराइयों में रहता है। जब तक तुम 3रे फ्लोर में नहीं जाते, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके बाद वो तीनों व्हाइट कोर्स फॉरेस्ट के एंट्रेंस में चले गए। सियावियन की छोटी 3 मेंबर टीम अभी इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट के एंट्रेंस में आई थी। डार्क पैसेज फॉरेस्ट के अंदर से जुड़ा हुआ था। पैसेज से निकलते ही इविल ओरा हवा में भर चुका था, पर सियावियन, मू फेंग और यूरी की ताकत के साथ ये सांस लेने लायक ही था। सियावियन ने ध्यान से पैसेज को देखा। ये पैसेज अजीब था। चारों ओर स्टोन्स ऐसे लग रहे थे जैसे एक भूखा वोल्फ का मुंह हो। दोनों तरफ की ऊंची चट्टानें
भयंकर दांत जैसी दिखती थी। लगता था वो लोगों को निगलने के लिए तैयार बैठी हो। साथ ही स्यावियन ने देखा कि फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे अभी अभी जिस बहुत बड़े मास्टर ने फॉर्मेशन लगाई थी उसकी एक अजीब फॉर्मेशन सेटअप थी, मिस्टीरियस, यिन और यांग का संकेत देने वाली। ऐसा लग रहा था फॉर्मेशन को मेल्ट करने का कोई अर्थ नहीं, बस इस एंट्रेंस से ही लोग आ सकते थे। स्यावियन को आश्चर्य हुआ, जिन्होंने ये फॉर्मेशन लगाया वो निश्चित ही एक फाइटिंग फॉर्मेशन मास्टर थे। सिर्फ इस थोड़ी सी अनुभूति से स्यावियन जान गया कि वो ग्रेट मास्टर कम से कम 10,000 इंस्क्रिप्शंस कंडेंस कर सकता है। फिर तीनों पासेज से आगे बढ़े। कुछ ही पलों में एक फोर्क तक पहुंचे। स्यावियन ने देखा कि बाएं ओर के रास्ते पे जमीन पे क्लियर फुटप्रिंट्स थे। जाहिर था कोई और पहले अंदर गया था। यूरू ने भी फुटप्रिंट्स देखे और सोचने लगी, इस फॉरेस्ट में सिर्फ उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग नहीं बल्कि सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लोग आए थे, इसलिए पहले आना सामान्य नहीं था। ये फुटप्रिंट्स किसी ने जानबूझ के छोड़ी होगी ताकि पीछे आने वालों को पता लगे कि यहाँ पहले कोई जा चुका है। स्यावियन ने चुपके से कहा और दाहिनी ओर सबसे दूर वाली राह चुनी। वो उन फुटप्रिंट्स वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहता था। शुरुआत में किसी से भिड़ना उसके अंदाज के खिलाफ था। मू फेंग और यूरू ने स्यावियन के कदमों का अनुसरण किया। थोड़ी देर चलने पर उनका दायरा धीरे धीरे खुला। यून कोर्स फॉरेस्ट का असली रूप सामने आ गया। ग्लूमी हवा चल रही थी, कभी कभी धूप दिखाई दे जाती थी, लेकिन उससे अलग सिर्फ एक ग्रेसी रोशनी फैली हुई थी। सबने अनकॉन्शियसली सीधा खड़े होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। पासेज से निकल के फर्स्ट फ्लोर में आते ही तीनों एक फॉरेस्ट में पहुंचे। फॉरेस्ट बड़ा नहीं था, बीच में एक नैरो पाथ था। दोनों तरफ के पेड़ पौधे दिखने में लस ग्रीन और सुंदर थे, इतना सुंदर कि आमतौर पे वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए था, पर यह सब जवान सेंटियान और घोस्ट वर्ल्ड की लड़ाई के बाद बचा हुआ था। स्यावियन ने सोचा शायद ये फॉरेस्ट भी कोई ट्रीजर्ड प्लेस है। माउंटेन्स, स्पिरिट्स, रिवर्स, वरना इतने मॉन्स्टर्स और बीस्ट यहाँ पे इकट्ठा क्यों होते। यूरो से अलग मू फेंग ने भी चारों ओर के सुंदर फूलों की तरफ देखा और कहा, मैंने यहाँ आसपास एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस किया है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। हम अभी फर्स्ट फ्लोर के पेरीफेरी पे होंगे, इसलिए हमें बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस मिलने की संभावना कम है। हाँ, स्यावियन और यूरो ने सॉफ्टली कहा। तीनों धीरे धीरे बढ़े और 15 मिनट में ही फॉरेस्ट का अंत आ गया। उनके सामने एक केव दिखाई दी। केव देख के स्यावियन का पहला इंप्रेशन यही था कि वहाँ ऊपर हवा में घोस्ट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत इविल लग रही थी। छेद गहरा था और स्यावियन के मन में उस छेद के भीतर का सीन साफ उभर आया, पर केवल पहले हिस्से तक ही। आगे की घोस्ट एनर्जी इतनी भारी थी कि स्यावियन की परसेप्शन ब्लॉक हो रही थी। जब से उसकी सोल पावर एम्परर रैम तक अपग्रेड हुई थी, स्यावियन ने पाया कि सोल पावर केवल अटैक्स के लिए नहीं, कुछ मिस्टीरियस जगहों की ताक झाक करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? यूरू ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा। उसने भी केव से कुछ अनयूजुअल ब्रेथ महसूस किए थे। यूरू को स्यावियन की मौजूदगी से हमेशा दिलासा मिलता था। वो लगातार लाइफ एंड डेथ बैटल्स के बीच बड़ी हुई थी, इसलिए अननोन चीजों के सामने थोड़ी घबराहट स्वाभाविक थी। चिंता मत करो, स्यावियन ने यूरू की पीठ हल्के से थपथपाई। हाँ ठीक है, यूरू ने सहज होकर कहा। जब से स्यावियन साथ था कुछ भी असंभव नहीं लगता था। मू फेंग में थोड़ा नासमझी सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। इन दोनों के बीच का रिश्ता वाकई दिलचस्प था। फिर मू फेंग ने केव के बाहर लाइट नहीं जलाई और धीरे धीरे अंदर चला गया। वो हैरान हुआ कि केव के भीतर कुछ स्ट्रेंज चीजें थीं। स्यावियन और यूरू उसके पीछे गए। जैसे ही वो केव में घुसे, डिम लाइट और भी कमजोर हो गई। सौभाग्य से स्यावियन ने अलग अलग तरह की फ्लेम समन की, जिससे थोड़ा इल्यूमिनेशन मिला और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्यावियन ने आसपास सतर्कता से देखा। मू फेंग आगे, यूरू बीच में और स्यावियन खुद बैक में कवर था। तीनों धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़े। इस दौरान स्यावियन की बड़ी सोल पावर केव की गहराइयों को प्रोब कर रही थी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग घोस्ट एनर्जी महसूस कर पा रहा था। स्यावियन ने बहुत सारी सोल पावर भेज के केव की गहराई तलाश की, पर अंदर कुछ भी अलग नहीं दिखा। सिर्फ कहीं भीतर कोई मौजूदगी थी, पर उसका एहसास बहुत कम था। आगे मू फेंग ने कहा, क्या हुआ? स्यावियन ने पूछा। वहाँ एक अजीब रोशनी थी, पर उसने कुछ अनयूजुअल नहीं देखा था। उधर देख, मू फेंग ने हल्के से अपनी उंगली से इशारा किया। दोनों ने उस दिशा की तरफ देखा और हवा में एक विस्प ऑफ फ्लेम लटकी हुई दिखी। फ्लेम ब्लू थी, वो हवा में धीरे धीरे जल रही थी। स्यावियन ने पहली बार देखा कि ये फ्लेम टेम्परेचर का कोई भी ट्रेस नहीं दे रही थी। ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ सजावट हो। लेकिन जैसे ही स्यावियन ने इस पे ध्यान दिया, वो फ्लेम अचानक तेजी से बढ़ी और उनकी तरफ दौड़ पड़ी। ये तो बुरा हुआ, सावधान। स्यावियन ने तुरंत समझदारी दिखाई। उसने यूरू को एक हाथ से खींचा और अपनी फाइटिंग चीज से एक लाइट सील्ड प्रोटेक्टिव बैरियर बना के दोनों की रक्षा की।
दूसरी तरफ स्टोन रूम में कोल्ड पूल के पास। चलो पहले चलते हैं, इस बार हम इन ह्यूमंस को वाइप आउट कर डालेंगे। अफसोस, वहाँ से भी एक आवाज आई। इन दोनों का क्या करें? युक्वान ने पूछा। मैं इन्हें भी निगल लूंगा। इनको निगलने के बाद मेरी शक्ति काफी रिकवर हो जाएगी, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए तुम्हें यन कोर्स फॉरेस्ट की आधी चीज भी चाहिए होगी। हम ट्विंस हैं। कोल्ड पूल की हवा में ग्लोमी ओरा उभरा। हमारे सभी सब ऑर्डिनेट्स यहाँ से निकल चुके हैं। चलो इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट जाके प्लान बनाते हैं, और जब बड़े आके इन दोनों को डेवर कर लेंगे तो हम आके सब मिटा देंगे। जब समय आएगा इन दोनों को वाइप आउट कर देंगे। चीमी हंसा। ठीक है। फिर युक्वान और चीमी काले धुएं की तरह उड़ते हुए वहाँ से चले गए। पूरा स्टोन डोम फिर शांत हो गया। कोल्ड पॉन्ड में बुलबुले ऊपर आते रहे और एक ग्लोमी वॉइस पॉन्ड के अंदर से गूंज उठी। 5 स्टार डोडी और 6 स्टार डोडी के ह्यूमन पावर हाउस सच में स्वादिष्ट होंगे। और फिर वो शांत रहा। जब तक पूल का ब्लड डेड पानी घटेगा तब जाके दोनों को डेवर करने का समय आएगा। इसी बीच पूल के सामने हुडू और वुजियांग के चेहरे पे भी एक अजीब मुस्कान आई और फिर वो एक झपकी में गायब हो गए। उधर हवा में लटकी हुई घोस्ट फायर जैसे सॉफ्ट पे अटैक करती और हार्ड से डरती। उसने सीधा यूरो पे अटैक किया। हालांकि ठीक उसी पल जब घोस्ट फायर यूरो पर टूटने ही वाली थी, यूरो अचानक अजीब तरह से सुस्त हो गई और फिर सियायुआन ने एक हाथ से यूरो को पीछे खींचा और दूसरे हाथ से घोस्ट फायर पर जोरदार तमाचा मारा। सियायुआन के अटैक से घोस्ट फायर फटके चूर चूर हो गई। तुम ठीक तो हो? सियायुआन ने पूछा। ठीक हूँ, बस ये घोस्ट फायर बहुत अजीब है। ये मेरी सोल पर अटैक कर रही थी, यूरो सोचते हुए बोली। सियायुआन ने सिर हिलाया, क्योंकि जब उसने अब यह भी घोस्ट फायर पे अटैक किया था तो उसने भी देखा था कि उस घोस्ट फायर में एक अज्ञात शक्ति थी। एक बात तो तय थी, ये अज्ञात शक्ति लोगों की सोल को नष्ट करने और हमला करने के लिए बनाई गई थी। सावधान रहो, सियायुआन ने गंभीर आवाज में कहा। मुफेंग, तुम घोस्ट और मॉन्स्टर्स के बारे में ज्यादा जानते हो, तुम्हें क्या लगता है ये चीज क्या है? सियायुआन ने सिर मोड़ के पूछा। ये घोस्ट फायर आमतौर पर केव्स में ही पाई जाती है, क्योंकि सड़े हुए लोग कुछ अजीब चीजें उत्सर्जित करते हैं और जब गैस सर्कुलेट नहीं करती तो इस तरह की घोस्ट फायर उत्पन्न हो जाती है। पर ज्यादातर घोस्ट फायर्स अनाथ और अनकॉन्शियस होती हैं, जो लोगों पे अटैक नहीं करती। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज है, मुफेंग ने गंभीरता से कहा। शायद इस केव में कुछ है जो इस घोस्ट फायर को कंट्रोल कर रहा है, मुफेंग ने कहा। वो सालों से मॉन्स्टर्स और घोस्ट से निपटता आया था, इसीलिए यह अनुमान लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ये सुन के तीनों और भी सावधान हो गए और फिर केव की गहराई की ओर बढ़े। सियायुआन की विशाल सोल पावर ने केव को ढक लिया ताकि कोई खतरा ना हो। सियायुआन के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, क्योंकि उसकी फैली हुई सोल पावर ने अलग अलग तरह की जानकारी पकड़ी थी। लगता था कि केव की गहराइयों में कोई पावरफुल क्रिएचर छिपा हुआ है। दुर्भाग्य से उस क्रिएचर का शरीर घोस्ट एनर्जी से बना था, जिसने सियायुआन के परसेप्शन को ब्लॉक कर रखा था। इसलिए सियायुआन बस इतना ही समझ पाया। पहले अपनी सोल पावर के साथ वो बहुत सी चीजें देख पाता था जो आम लोगों के लिए मुश्किल होती, पर ये ऐसी चीज थी जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जल्दी ही केव के मध्य भाग में पहुंच गए। वहाँ घोस्ट एनर्जी बहुत डेंस थी। साफ था कि पावरफुल घोस्ट यहाँ छिपके शक्ति समेट रहे थे। सियायुआन और उसके साथियों के आने से केव में हलचल मच गई। अनगिनत ब्लैक फोग मैदान में अलग अलग आकार लेने लगे, बहुत अजीब। साथ ही अनगिनत ब्लैक ची उनकी ओर बढ़ी, मानो वो उन्हें निगल लेना चाह रहे हों। सियायुआन ने अपने चारों ओर की काली गैस को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। ठीक उसी पल उसके पूरे शरीर से एक तीव्र ओरा फूट पड़ा और फिर पूरा शरीर आग में लिपट गया, जैसे हेवन से आई हुई कोई फ्लेम हो, और तुरंत ही उन काली गैसों को हिलने और एक साथ जमने पर मजबूर कर दिया। एक मौन यिन विंड और घोस्ट ची केव में गूंजने लगी। सीन बहुत भयानक था। सियायुआन के मन में शंका थी। फिर उसके शरीर की फ्लेम तुरंत जगमगा उठी, जिसने केव के आसपास की जगह को रोशन कर दिया। हवा में पड़ी काली गैस की अचानक छिपने की जगह खो गई। सब कुछ उजागर हो गया। इसी समय सियायुआन के पीछे एक काला आकार अचानक झपट पड़ा। वो भयानक काला आकार ऐसा लग रहा था जैसे उसे फाड़ डाल के निकल जाना चाहता हो। उसी पल 9 अलग अलग काली परछाइयां 9 दिशाओं से टिमटिमा के आई, अलग अलग ओरा के साथ, और वे सभी जोर शोर से सियायुआन की ओर झपटी। सावधान, सियायुआन ने कहा, और फिर उसकी विशाल फ्लेम ने एक साथ 9 दिशाओं में अटैक कर दिया। इन अलग अलग फ्लेम्स में जो फ्लेम एनर्जी थी वो सबसे मैस्कुलाइन और स्ट्रॉन्ग थी, और इन घोस्ट पे इसका अच्छा दबाव पड़ा। 9 परछाइयों को भी सियायुआन के अटैक ने परास्त कर दिया, और फिर वे सभी एक होकर केव में और गहराई में भाग निकली। पीछा मत करना, सियायुआन ने कहा। यह सब एक पलक झपकते ही हुआ था, और मुफेंग ने भी सियायुआन के बारे में नई समझ बना ली थी। कोल्ड पॉन्ड में रेड ब्लड जैसा पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। अब समय आ गया है। एक ज्वलंत आवाज पूल से आई, और कोल्ड पूल से 2 काले प्रकाश की किरणें निकली। ब्लैक रेज हुडू और वुजियांग को
सीधे कोल्ड पूल की ओर लपटने लगी। जैसे ही ब्लैक रेज दोनों को छुई वो अजीब तरह से गायब हो गए। देखो कौन इतना निर्भय निकला, ये तो ट्विन घोस्ट एम्परर निकले। एक प्रोवोकिंग आवाज धीरे धीरे स्टोन रूम में गूंजी। कौन है? कोल्ड पूल के भीतर से किसी ने पूछा। और कौन हो सकता है? हम ही तो हैं जिन्हें तुम निगलना चाहते थे। बोलते हुए पता चला कि वो हुडू और वू जियांग थे। तुम लोगों ने मेरा नाम जान लिया तो चलो अब जल्दी करनी पड़ेगी। कोल्ड पूल से ठंडी आवाज आई। नॉर्मल हालत में तो तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर अब तुमने सील तोड़ ही लिया है और तुम केवल एक शरीर हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। वो जियांग ने ठंडी हंसी निकाली। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बस उसे मार डालो और उस न्यूकमर की मौत का बदला लो। हुडू ने गुस्से में कहा। डैम इट, तुम लोग नाटक कर रहे थे। कोल्ड पूल से एक हल्की सी आवाज आई। ये पहली बार नहीं कि हमने तुम्हारे घोस्ट से निपटा हो, अगर हम इसे नहीं समझ पाए तो, वो जियांग ने कहा और फिर उसकी शक्ति पीक पे पहुंच गई। क्या हुआ? भागने की सोच रहे हो? इतना खून चूसने के बाद शक्ति फिर नहीं लौटेगी क्या? वू जियांग ने कहा और फिर उसने हुडू के साथ मिलकर सील बनाई और पूल की ओर बढ़े। एक 5 स्टार डोहडी और 6 स्टार डोहडी और इस एम्परर को मारना चाहते हैं? ये सिर्फ एक मूर्खता भरा सपना है। पूल से एक गर्जना निकली। हुडू और वू जियांग की भयंकर पावर ने उनके मनोबल को ऊंचा कर दिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि इस ट्विन घोस्ट एम्परर की असली शक्ति ह्यूमन 7 स्टार डोहडी के बराबर है। शुरुआत में सील लगाकर ही रोका गया था, अब जब सील टूट चुकी है और आधा शरीर इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट में सील्ड है तो दोनों को काफी भरोसा था कि वो इसे हरा सकते हैं। बर्निंग हेवन पाम, बर्निंग साइलेंट फिंगर्स। हुडू और वू जियांग ने जाना कि ये ट्विन घोस्ट एम्परर इस समय कमजोर है, इसलिए वो हर हमले को फुल पावर से कर रहे थे। एक पाम और एक फिंगर जिनमें भयानक शक्ति थी पूल की ओर आए। दोनों भयानक एनर्जीज ने स्टोन रूम में भयानक माहौल बना दिया। क्या बकवास है! घोस्ट एक्सप्लोजन। कोल्ड पूल का ट्विन घोस्ट एम्परर जोर से चिल्लाया। वो जानता था कि उसने अब ये भी सील तोड़ी है और उसका शरीर काफी कमजोर है। अगर वो एक 5 स्टार डोहडी और 6 स्टार डोहडी की ताकत के सामने खड़ा होगा तो उसके हारने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उसने संकोच न करते हुए अपनी बॉडी में मौजूद घोस्ट ची को इंस्टेंट डेटोनेट कर दिया और ये घोस्ट ची पूल और उस पासस के घोस्ट ची से मिलके एक भयानक विस्फोट पैदा कर गया। डैम इट, भागो! वू जियांग ने ठंडी सीटी बजाई और फिर हुडू के साथ वहां से भाग निकला। बर्निंग हेवन पाम, बर्निंग क्वाइट फिंगर्स। दोनों भयानक फाइटिंग स्किल्स और घोस्ट एम्परर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन ने भयानक टकराव किया। यहाँ तक कि हुडू और वू जियांग के लिए घोस्ट एम्परर को फिर से मारना मुश्किल था। आखिरकार उनका पूर्वज उसे मार नहीं पाया था, केवल सील किया था, इसलिए उन्हें कुछ न करके छोड़ के भागना पड़ा। भयानक एनर्जी ने उस पासस को बर्बाद कर दिया। कोल्ड पूल भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया और स्टोन चैम्बर अब पहचाना नहीं जा रहा था। भयानक विस्फोट के बाद सब कुछ सिर्फ अफरा तफरी भरा रह गया। डैम इट, अगली बार तुम लोगों को परख लूंगा। ट्विन घोस्ट एम्परर भी अब कमजोर आवाज में बोला। अब ट्विन घोस्ट एम्परर का असली चेहरा जग जाहिर हो गया। उसका चेहरा एक ह्यूमन जैसा था, पर अजीब बात यह थी कि पूरा शरीर बीच से पूरी तरह विभाजित नजर आता था। केवल शरीर का बायां हिस्सा ही चेहरा, हाथ और पैर दिखा रहा था, जबकि दाहिना पूरा हिस्सा जैसे खाली कागज जैसा था। हुडू और वू जियांग जब अपने रेजिडेंस लौटे तभी उन्हें पता चला कि ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। डैम, टाइमिंग गलत निकली। ट्रायल्स पहले ही शुरू हो गए। हमें तुरंत फॉरेस्ट जाना होगा। ट्विन घोस्ट एम्परर का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी सील्ड है। अब जब कोल्ड लेक नष्ट हो चुका है और वो घोस्ट एम्परर भी गंभीर रूप से घायल है, अगर वो दोनों एक हो गए तो हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। अभी देर नहीं हुई है, चलो तेजी से निकलते हैं। हुडू ने गंभीरता से बोला। उसे पता था कि ट्विन घोस्ट एम्परर को सच में मार पाना कठिन होगा, पर दोनों ने मिलकर उसे घायल कर दिया था। होंगसेन के लोग भी निकल गए लगते हैं, नहीं मालूम कहाँ गए हैं। वू जियांग ने महसूस किया कि इस समय होंगसेन में बहुत कम लोग ही बचे हैं। वैली मास्टर, सब कुछ तैयार है, आप निकल सकते हैं। एक काला आकार आदर से होंगे से बोला। चलो, बाकी बुजुर्ग, कमजोर, बीमार और विकलांग लोग रेड माउंटेन्स की रक्षा पर छोड़ दो। इस बार सफलता ही मंजूर है, असफलता की अनुमति नहीं, होंगई ने कहा। ये बोल के बहुत सारे लोग स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में खड़े हो गए जो इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की ओर ले जा रही थी। अब लगभग समय आ गया है। हमारा लक्ष्य इस बार इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट का तीसरा फ्लोर है। कोर्स फॉरेस्ट के बाहर फॉर्मेशन की वजह से कई सुपर सेक्ट्स के लोग इसकी रक्षा कर रहे थे। सियायुआन और बाकी दोनों भी केव की गहराइयों की ओर बढ़ रहे थे। वैसे भी उन 7 काली परछाइयों में से कुछ को सियायुआन की विशाल फ्लेम अटैक ने उड़ा दिया था। वो धीरे धीरे नीले धुएं में बदल के हवा में गायब हो गए। बाकी काली परछाइयां स्पष्ट रूप से बहुत पावरफुल थीं। यहाँ तक कि सियायुआन के शक्तिशाली फ्लेम अटैक के सामने भी वो सिर्फ हिल के थरथरा गई थी।
संक्षिप्त टकराव के बाद वो डार्क शैडोज भी समझ गए कि सियावियन से आसानी से नहीं निपटा जा सकता और फिर वो मुड़ के केव की गहराइयों में भाग गए। सियावियन ने उन भागती हुई परछाइयों को देखा और महसूस किया कि उनमें जो ओरा था वो किसी ने कंडेंस किया था और केव की गहराई से वो ओरा और करीब आता जा रहा था। तीनों धीरे धीरे केव की गहराई में पहुंचे और पाया कि वहां की जगह काफी चौड़ी थी और एक वोल्फ शेप्ड स्टैचू वहां खड़ा था जो हिल हिल के अलग दिखाई दे रहा था। ये क्या है? मुफेंग ने बढ़ के निडर होकर कहा और वुल्फ शेप्ड स्टैचू को सहला दिया। सावधान! सियावियन ने भुहें चढ़ाई और यूरू को हाथ खींचा। उसने यूरू से प्रॉमिस किया था कि उसकी रक्षा करेगा और वो वचन तोड़ना नहीं चाहता था। मुफेंग ने कुछ बोला और उसका शरीर पर नीली रोशनी झपकी। जैसे ही मुफेंग की आवाज निकली, सामने वाला वुल्फ शेप्ड स्टैचू धीरे धीरे फट गया। पहले जो कंकड़ वुल्फ शेप्ड मूर्ति को ढके हुए थे वो गोल गोल गिरते हुए उसके असली रूप को उजागर करने लगे। ये तो एक जीवित वुल्फ निकला। अजीब बात ये थी कि ये वुल्फ शेप्ड स्टैचू जीवंत भेड़िए में बदल गया था, पर उसकी आंखों में रंग नहीं था, जैसे एक पपेट हो। तीनों एक दूसरे को देखते रहे। सियावियन ने अपनी काली आंखें घुमाई और आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। उसे यहाँ से कुछ और आज महसूस हुए। सामने वाला वोल्फ बस एक पपेट लग रहा था। ये जगह केव की गहराई में थी। सियावियन ने चारों ओर देखा और देखा कि आगे जाने की कोई राह नहीं थी। फिर उसके सिर के ऊपर की आग अचानक उग्र हुई और वो तुरंत एक फायर ड्रैगन में बदल गई, जो उग्र रूप से उछल के केव के भीतर घूमने लगा। लहर दर लहर हीट वेव्स केव्स में सब कुछ जला रही थी और आसपास की हवा धमाकों से भर उठी। अनगिनत चीखें उठी, रोमांचक और भयावह, क्योंकि जो शैडोज पहले सियावियन पे टूटे थे वो यहाँ भाग कर आए थे और यहाँ कोई एग्जिट नहीं था, तो जाहिर था कि वो यहीं मौजूद थे। ये सियावियन के सामने वाला नजारा था। सियावियन ने एक हाथ पीछे रखा, चारों ओर सतर्क नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम अभी तक नहीं दिखे। ये कहते ही उसके सिर के ऊपर की आग का फायर ड्रैगन झपट के बाईं ओर एक गहरी काली परछाई पे टकराया। पल भर में लाल रोशनी और ब्लैक ची आपस में उलझ गई। हवा में घूमता हुआ फायर ड्रैगन मुंह खोल के पंजे झपकाते हुए उस झिलमिलाते काले बादल से लड़ रहा था। लहराती हीट वेव और ग्लूमी कोल्ड हवा टकरा के एक सीजन जैसी आवाज करते हुए बहुत कठोर लगे। सियावियन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने अचानक फायर ड्रैगन को खींच लिया। लाल रोशनी फुर्र से गायब हो गई और आसपास अंधेरा छा गया। अंधेरे में काली परछाई ने देखा कि फायर ड्रैगन गायब हो गया और वो तेजी से हिल रहा था, पर ये सब सियावियन की परसेप्शन से छिपा नहीं था। एक घुमाव में जब वो फिर से सियावियन के सिर पर चमकी, वो चमक सब कुछ केव में दिखा रही थी। सियावियन और बाकी दोनों ने सामने काली हवा के घने गुच्छों को देखा जो शर्माती रोशनी में चमक रहा था। मुफेंग ने सियावियन को एक संदेश दिया। यह इस तरह का घोस्ट स्पष्ट रूप से मुफेंग के स्पेशलिटी में आता था, इसलिए मुफेंग ने कहा, अभी नहीं, देखो तो सही, क्या तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो? अचानक काली हवा के फोग में एक बुरी आवाज गूंजी, मानव लड़के, ज्यादा आगे मत जाना, ये कोर्स फॉरेस्ट है। इसे उन जगहों में नहीं गिना जाता जहाँ तुम ह्यूमंस आओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मत कहना कि हमने तुम्हें साफ कर दिया। उस ग्लूमी आवाज में धमकी की झलक थी। मुफेंग ने उन काली परछाइयों को ठंडे स्वर में देखा और तंज कसते हुए बोला, हालांकि तुम सब एक में हो, मैं फिर भी तुम्हें अपनी असली शक्ल दिखाने पर मजबूर कर सकता हूँ। तब शायद बहुत देर हो जाएगी। जब से मैं इस केव में आया हूँ मैंने कई मानव स्केलेटन्स देखे हैं, तो तुमने ह्यूमंस को मारा होगा, है ना? तो आज तुम्हें मिटा दिया जाएगा। घोस्ट और हम ह्यूमंस एंशिएंट टाइम से दुश्मन रहे हैं। तुम लोगों ने जितने ह्यूमंस मारे हम उसका बदला लेंगे। काली आवाज ने गरजते हुए कहा, हालांकि तुम्हारे शरीर पे अजीब हो रहा है, लेकिन घमंड मत करो। पहले भी अनगिनत लोग यहाँ आए पागलपन से भरे हुए, पर सब यहाँ पे आके हमारा खाना बन गए। तुम आज जीवित नहीं जाओगे। हालांकि तुम्हारी बॉडी पे कुछ अजीब ओरा है, पर तुम बाकी बच नहीं पाओगे। ये बोल के काली गैस में अचानक 6 फिजिकल शैडोज उभरी और मुफेंग पे अटैक कर दिया। मुफेंग ने देखा वो सब भूखे भेड़ियों जैसे थे, अलग अलग आकार के, पर बहुत हिंसक दिख रहे थे। सियावियन ने उन 6 वोल्फ्स के सिरों पे अपनी विशाल सोल पावर से परीक्षण किया। उनकी टॉप्स पे एक हल्की ईविल गैस थी। साफ दिख रहा था ये अच्छे नहीं थे। जैसे ही 6 भूखे वोल्फ्स प्रकट हुए उन्होंने मुफेंग को घेरा, जैसे मुफेंग उनका स्वादिष्ट भोजन हो। फिर भूखे भेड़िए, जिनकी गति हवा से भी तेज थी, तेज पंजों और वोल्फ टीथ से ग्लोमी ठंडी रोशनी चमकाते हुए मुफेंग पे अलग अलग दिशाओं से छलांग लगाई। इस नजारे से साफ पता चलता था कि ये वोल्फ डेमंस कंबाइंड स्ट्राइक्स करना जानते थे और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। मुफेंग की आंखों में ठंडी चमक आई। वो समझ गया कि ये वोल्फ्स नॉर्मल वोल्फ्स नहीं है, इसलिए उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सियावियन और यूरू ने थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया ताकि मुफेंग लड़ सके। दोनों मुफेंग से कुछ कदम पीछे हटते हुए उन फेरोसियस वोल्फ्स मॉन्स्टर्स को धीरे धीरे देखने लगे। ये देख के मुफेंग की आंखों में एक सिनिस्टर स्माइल उभरी। उसने सिर धीरे से घुमाया और इन वोल्फ्स मॉन्स्टर्स के अगले राउंड के अटैक्स की चुपचाप प्रतीक्षा की। सियावियन इस समय बहुत शांत था।
1 महीना लंबा टाइम है, इसलिए पॉइंट्स की चिंता भी नहीं करनी चाहिए थी। किसी अज्ञात वजह से xiaoyuan को काली हवा से एक अलग तरह की शक्ति महसूस हो रही थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।